तो दोस्तों वैसे तो इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब ट्यूसडे को इस आईपीओ का लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि आखिर इन दोनों आईपीओ को लेकर हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इन दोनों आईपीओ में हमें कम से कम लॉस हो सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इन दोनों आईपीओ के लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, सो दैट आपको पता लग सके कि इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन आपको प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है। तो दोस्तों अगर फिलहाल इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात करें तो इन दोनों आईपीओ ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों का जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो अभी जीरो के आसपास है। मतलब इन दोनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो या तो फ्लैट हो सकता है या फिर माइनस में भी आपको देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट हो या फिर माइनस में हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। इसीलिए चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें फैबटेक के बारे में तो फिलहाल इस आईपीओ का प्राइसमेंट 181 रुपये से लेकर 191 रुपये पर शेयर रखा गया था। जबकि दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो लिस्टिंग है वो दोस्तों यहीं के आसपास हो सकता है। मे भी 191 रुपये के ऊपर भी हो सकता है या फिर मे भी यहाँ से 5% 10% नीचे भी ओपन हो सकता है अगर मार्केट ओवरऑल निगेटिव में ओपन होता है तो। बट अगर दोस्तों मार्केट में अच्छा खासा डिमांड रहता है तो मे भी इसका जो लिस्टिंग है वो दोस्तों 5% के आसपास ऊपर हो सकता है। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 18 के पीई पे लेके आ रही है, जो देखा जाए तो एक डिसेंट वैल्यूएशन बोल सकते हैं क्योंकि ये जो कंपनी है अपने सेक्टर की पहली कंपनी होगी जो इस मार्केट में लिस्ट हो रही है। हालांकि दोस्तों इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, बट ये जो कंपनी है प्योरली फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करके देती है। इसलिए हम लोग इस कंपनी को डायरेक्टली दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो दोस्तों 18 के आसपास है, जो कि इसके फंडामेंटल एंड बिजनेस को देखते हुए डिसेंट माना जाएगा। हालांकि दोस्तों इस आईपीओ को तो उतना बेटर सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हुआ था, बट अगर आप इसका फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल इसका आपको काफ़ी अच्छा खासा नजर आ सकता है क्योंकि इसका आरओई लगभग 30% के आसपास, आरओसी 25% के आसपास, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 14% एंड डेट टू इक्विटी 0.32 का है। मतलब इसका आरओई आरओसी प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी अच्छा है एंड ऊपर से कंपनी के पास लोन भी काफ़ी कम है। एंड वही नहीं दोस्तों, फिलहाल इस आईपीओ के बाद इस कंपनी में प्रमोटर का जो हिस्सेदारी रहने वाला है वो लगभग 69% के आसपास रहने वाला है। एंड दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी ये कंपनी 230 करोड़ के आसपास इस आईपीओ से फंड रेज करने वाली है, पूरा का पूरा जो पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। मतलब इस कंपनी के प्रमोटर स्टिल इस कंपनी के साथ बने हुए हैं, जो कि इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसलिए फिलहाल इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर इस आईपीओ को हमें सेल करनी चाहिए, तो दोस्तों अगर ओवरऑल लिस्टिंग के दिन या फिर लिस्टिंग के बाद भी मार्केट अच्छा रहता है तो मे भी इस आईपीओ में हमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकता है क्योंकि फिलहाल कंपनी तो ठीक है, कंपनी का बिजनेस भी ठीक है, बट वही बात है कंपनी को सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम मिला हुआ था। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 18 के पी पे लेके आ रही है। मतलब आईपीओ का जो प्राइसमेंट रखा गया था वो 181 रुपये से लेकर 191 रुपये पर शेयर रखा गया था। इसलिए अगर हम ज़्यादा नहीं, अगर नॉमिनल पी रेशियो लगभग 20 का भी लेते हैं तो 20 के पी रेशियो पर ये लगभग वहीं कहीं 210 के आसपास तक जा सकता है। मतलब दोस्तों अगर आईपीओ प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है एंड 200 को क्रॉस करता है एंड 200 को क्रॉस करने के बाद कुछ समय ये होल्ड करेगा तो मे भी 210 या फिर 220 का लेवल हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। बट वहीं दोस्तों अगर बात करें जुलोटिस के बारे में तो फिलहाल आपको पता ही होगा कि इसके भी ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल कोई डिमांड नहीं बना हुआ है। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसका जो प्राइसमेंट रखा गया था वो लगभग 120 रुपये से लेकर 129 रुपये पर शेयर रखा गया था। मतलब इस आईपीओ में अभी कोई डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो लिस्टिंग है सेम प्राइसमेंट पे हो सकता है या फिर माइनस में भी इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर फिलहाल आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो ये जो कंपनी अपना आईपीओ लगभग 21 के पी पे लेके आई थी, जबकि मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे ऑल कार्गो हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ऑल कार्गो का पी रेशियो लगभग 18 के आसपास है, जबकि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पी रेशियो लगभग आपको 21 के आसपास देखने को मिल जाएगा।
हालांकि दोस्तों ये दोनों जो कंपनी है वो जिलोटिस से तो कहीं बड़ी कंपनी है, क्योंकि ऑल कार्गो का इस साल का रेवेन्यू लगभग 16,000 करोड़ के आसपास था। जबकि वहीं अगर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसका रेवेन्यू लगभग आपको 4500 करोड़ के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें दोस्तों जुलोटिस के रेवेन्यू के बारे में तो इसका रेवेन्यू लगभग आपको वही 950 करोड़ के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों ये दोनों जो कंपनी है वो जुलोटिस से तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, फिर भी जुलोटिस का जो पी रेशियो रखा गया है वो 21 के आसपास रखा गया है। जबकि वही सेम पी रेशियो में ये भी दोनों स्टॉक्स आपको मार्केट में अभी ट्रेड करते हुए नजर आ जाएगा। इसलिए फिलहाल हमारा आगे का इस आईपीओ में कोई भी टारगेट नहीं रहने वाला है, क्योंकि ना ही इस आईपीओ में कोई भी आपको अच्छा एंकर का नाम देखने को मिलेगा, ना ही इस आईपीओ को अच्छा खासा सब्सक्राइब किया गया था। क्योंकि अगर QIB कोटा में देखा जाए तो इस आईपीओ QIB कोटा लगभग 2 टाइम्स के आसपास तक, HNI कोटा लगभग 3 टाइम्स के आसपास तक, रिटेल कोटा 1.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। एंड वही नहीं दोस्तों, इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 307 करोड़ के आसपास रहने वाला है, जिसमें से रिटेल के लिए 40% का कोटा दिया गया है। मतलब मैक्सिमम जो कोटा है वो रिटेल को दिया गया है। इसलिए मे भी इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन आपको ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसलिए मे भी अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है तो लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में प्रॉफिट बुक करना एक काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेटजी माना जा सकता है। बट दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। बट याद रहे दोस्तों कि कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस को एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में उसके प्राइस को एंड उसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं लिस्टिंग के बाद उस आईपीओ में हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है या फिर अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा व्यू इन दोनों आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर। आपका क्या व्यू है? आप इन दोनों आईपीओ को होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, या फिर किस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर दोस्तों के नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक फिलहाल अभी वी वर्क का आईपीओ ओपन हुआ है, इस वीडियो पर टैप करके उसका भी फुल रिव्यू देखना ना भूलें।